Assalamu alaikum and very good morning. Starting with the 99 names of Almighty Allah, my dear students. Once again, a warm welcome to all of you on my YouTube channel, Engineer Faisal Gulzar, and on my Genius Physics Facebook page. हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत होंगे और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो हमारा वर्कशीट 1 है वर्क पावर एनर्जी का, उसको मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको डिस्कस करके दूंगा, उसको सॉल्व करके दूंगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे उसका सॉल्यूशन कांग्रेचुलेशंस कि आपने बड़े अच्छे से और बहुत ज्यादा मेहनत की है उसको सॉल्व करने की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्कशीट 1 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, वो आपके लिए मैं ला रहा हूं आज के लेक्चर में और YouTube चैनल पे और मेरे जीनियस फिजिक्स Facebook page पे। Have a look. Start with question number 1 of your worksheet number 1 of work power energy. So my dear students, जितने भी क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट डे आपकी कॉपी आपकी क्लासरूम में चेक हो जाएगी, ठीक है। तो जितने पूरा तो नहीं मैं बोल सकता कि इसी लेक्चर में ये पूरा का पूरा वर्कशीट हो जाएगा। देयर आर 36 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन हमसे आज हो सकेंगे तो नेक्स्ट डे आप उनको कॉपी पे नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये जो वर्कशीट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो ध्यान से, जैसे हम क्लासरूम में दिल बना के चलते हैं तो इस वर्कशीट पे पूरा दिल बड़ा वाला होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ kinetic energy is equal to let's have a look. Rate of change of kinetic energy is equal to ऑप्शन क्या है? मास, फोर्स, वर्क एंड पावर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोलता क्या है क्वेश्चन में, हमारे को पूछा क्या गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डू यू नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू हाफ mv square, remember? So rate of change of kinetic energy means what? Rate of change of kinetic energy means d by dt of half 1 by 2 mv square. This means this is the rate of change of kinetic energy. So how can we solve it? Rate of change of kinetic energy, that means differentiation of 1 by 2 mv square. As you know, 1 by 2 is constant. So 1 by 2 is constant, mass is constant, and there is d by dt of v square, and that means 2v and dv by dt. ये ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा कि होता क्या। मैंने इसकी v square with respect to dt मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की है। So d by dt of जो v square है 2v dv by dt. So my dear students, this 2 will be cancel out with this 2. So that means I can write it like this: m dv by dt, ये इधर लाया और इसको ऐसे रख के इस v को यहां शिफ्ट करता हूं मैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो dv by dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट इज बेसिकली एक्सेलरेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी ma और साथ में हमारे पास v रहेगा। और ma किसके बराबर होता है? ये फोर्स के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे f और v। दैट मींस जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या मिला हमें लास्ट में? fv। और fv किसकी फार्मूला है? वो है पावर की। तो दैट मींस जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्विवेलेंट टू पावर। So my dear students, the option number D is your correct answer, and that means the rate of change of kinetic energy is equal to power. एक important question है, ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे बच्चों ने वर्क भी लिखा है, लेकिन my dear students, that is absolutely your wrong answer. That means d by dt जो होता है वो पावर के बराबर होता है, और प्रूव मैंने ऐसे करके दे दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये झंझट में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम इस झंझट में ही पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाऊंगा कैसे करना है। आप सबको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट मींस इक्विवेलेंट टू एनर्जी, और दैट मींस इक्विवेलेंट टू वर्क डन। दैट मींस जो एनर्जी का अगर हम यूनिट लिखें, एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी का यूनिट है बेसिकली जूल।
सो जूल बेसिकली क्या है, एनर्जी क्या है, वर्क है ना ये। सो वर्क किसके बराबर होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो जूल है, एनर्जी है, बेसिकली अगर एनर्जी के डायमेंशंस हम लिखें या एनर्जी का हम यूनिट लिखेंगे तो वो एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर। और वर्क का यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट है, डायमेंशन क्या है, m1 L2 T-2। दैट मींस इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा kg मीटर स्क्वायर S-2। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। सो यूनिट ऑफ एनर्जी जो है, अगर हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन। सो अगर हम इक्वल टू, तो अगर हम इसको टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो टाइम का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट है सेकंड, दैट मींस ए सेकंड 1। और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा kg मीटर स्क्वायर और S-3। ये वाला यूनिट किसका है, अगर डायमेंशन में लिखे kg m1 L2 T-3, दैट मींस दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। सो ये जो लास्ट टाइम हमने ऐसे करके कर दिया, तो हम इसी चीज को कैसे कर सकते हैं, इसी चीज को हम एनर्जी, जैसे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी दिया है तो हम एनर्जी को डिवाइड करेंगे टाइम से, और जब हम एनर्जी को डिवाइड करेंगे टाइम से तो दैट मींस दैट विल बी इक्विवेलेंट टू पावर। अरे सिंपल बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मींस कि एनर्जी को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी यानी टाइम के साथ। सो अगर हम एनर्जी को डिवाइड बाय टाइम करेंगे, वर्क बाय टाइम करेंगे, एनर्जी ऑफ वर्क, वर्क बाय टाइम करें, दैट इज इक्वल टू पावर। तो सिंपली अगर आप ऐसा करेंगे, चलिए एक और क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हम सपोज अगर हमारे पास होगा द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस, अगर हमारे पास होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस, यानी यहां पर यूनिट टाइम था, अब हम इसको पर यूनिट डिस्टेंस से करेंगे, तो दैट मींस हम क्या करेंगे 1/2 mv स्क्वायर, तो डिवाइड बाय इसको किसके साथ करेंगे, डिस्टेंस के साथ, दैट मींस मीटर। इसका यूनिट क्या लिखा हमने, इसका यूनिट है kg मीटर स्क्वायर S-2, और डिवाइड किससे करेंगे, मीटर से, मीटर मीटर गया तो दैट मींस kg मीटर पर सेकंड। डू यू रिमेंबर kg मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, तो ये माय डियर स्टूडेंट्स यूनिट है फोर्स का। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, डेफिनेटली दैट इज वर्क बाय टाइम, एंड माय डियर स्टूडेंट्स दैट विल बी इक्वल टू पावर। एंड इफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो हम डिवाइड करेंगे डिस्टेंस से, तो एनर्जी वर्क बाय डिस्टेंस that will be equivalent to force. This is your question number 1. ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, that is basically work energy theorem applies only when work energy theorem. So what is work energy theorem? Work done by sum of all the force is equal to change in kinetic energy. I hope कि you people are remembering the work energy theorem. Work energy theorem यानी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वो लगती कब है, क्या फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, क्या फोर्स वेरिएबल होना चाहिए, या दोनों चीजें इस पर एप्लीकेबल होनी चाहिए, क्या वेरिएबल फोर्स के लिए एप्लीकेबल है या कांस्टेंट फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, या दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सो लेट्स रिमाइंड you people what is basically work energy theorem. You should remember, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव जानते हो आप लोग, होप आपको याद होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन है, एयर ड्रैग है, और माय डियर स्टूडेंट्स जो हमारा कंजर्वेटिव है उसमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सारे के सारे कंजर्वेटिव या स्प्रिंग वाला फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, इन दोनों को मिला के ये जो इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी जो वर्क होगा वो वर्क होगा डेल्टा के, और वही होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी वर्क डन बाय सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी चाहे कांस्टेंट फोर्स हो, वेरिएबल फोर्स हो, सो इट इज एप्लीकेबल बोथ फॉर कंजर्वेटिव, बोथ फॉर कांस्टेंट में से कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्सेस।
ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। और कौन सा ऑप्शन है वो आप ध्यान से देख लो। तो जब आप कॉपी पे नोटबुक पे इसको नोट करोगे तो ऐसे ही लिखना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव दैट इज इक्विवेलेंट टू योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी वाला ऑप्शन जो है बोथ, जो हमारे पास बोथ ए एंड बी, वो वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो होगी अप्लाइज ओनली व्हेन। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन भी वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही है। बताता क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम इज एन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसमें यही वाला ऑप्शन है कि ये एज इट इज आप लोग याद रखेंगे कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है दैट इज बेसिकली इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, सो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, तो आप इसको एज इट इज कॉपी पे नोट करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम is an integral form of Newton's second law, Newton's second law of motion, second law of motion। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप इसको नोट करिए। फिर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेसिकली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इस पर हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है क्लासरूम के लेक्चर्स में। द वेरिएशन ऑफ फोर्स विद पोजीशन x पार्टिकल इज शोन। द वेरिएशन ऑफ फोर्स, दिस इज पोजीशन एंड दिस इज फोर्स। यानी बेसिकली ये क्या है, फोर्स पोजीशन ग्राफ है, और फोर्स पोजीशन ग्राफ में हमसे बेसिकली वर्क पूछा जाएगा, बिकॉज फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ हमें वर्क देता है। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए और बिना पेन के इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, या पेन और कॉपी लेके इसका आंसर कैसे निकालते हैं। अच्छा, फोर्स पोजीशन ग्राफ जो अगर होगा तो उसका जो एरिया होता है वो एरिया हम निकालते हैं, और वही एरिया उसके वर्क डन के बराबर होता है। तो आप देखिए इसमें हमें क्या करना है, हर एक फिगर का, ट्रायंगल का जो भी इसमें फिगर्स हैं उनका हमें वर्क डन निकालने के लिए हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। आप मुझे बता दीजिए इसका एरिया, जबानी पेन और कॉपी हाथ में ना लेके मुझे इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, आप मुझे इसका आंसर बताइए क्या आएगा। सोचिए जरा, शाबाश, कोशिश करें। आपकी इंटेलिजेंस का तो मुझे पता है, ठीक है ना। गौर आपको फिजिक्स के ऊपर करना है, ध्यान फिजिक्स की ओर देना है, किसी और चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही इतना हमारे पास खतरनाक है। ठीक है ना। चलिए, क्या आंसर आएगा, चलिए अब मैं करके देता हूं। अब आप इसका आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसका आंसर अब देखिए, ये वाली बात, यहां ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो एरिया निकलेगा, वो निकलेगा 1/2, और इसकी हाइट जो है वो 5 है, और इसका जो बेस है वो 2 है। दैट मीन्स प्लस इसका कैसे आएगा, इसका आएगा 2, ये यहां से यहां 2 है, और यहां से यहां 5 है, 2 × 5 ऐसे आएगा। ये भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका जो एरिया आएगा प्लस 1/2, और यहां से यहां 2 है, हाइट इसकी 5 है, सो 5 × 2 ये ऐसे आ जाएगा, और इसका वैसे भी नीचे -5 है, ये आ जाएगा इसका एरिया -5 × 2। ये ऐसे करके इसका एरिया हमारे पास निकल जाएगा। अब मैंने आपको क्लासरूम के लेक्चर्स में एक दिन समझाया था कि बेसिकली जो ये वाला चीज है, ये वाला चीज जो है, और साथ में जो ये वाली चीज है, इनका एरिया, इसका पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, खत्म कर दो इसको। लेकिन अगर नहीं आता तब भी मैंने यहाँ के आपको बना के रखा है। ये जो मैंने आपको एरिया निकाल के दिया है, ये 2 इसके साथ गया, यहां बचा 5 प्लस 5 2s are 10, और ये 2 इसके साथ गया। ठीक है, तो यहां क्या बचा, यहां बचा हमारा 5, और यहां बचा -10। देखिए, ये -10 और ये 10 गया, क्योंकि वही चीज मैंने बोला था, इसको एरिया निकालने की जरूरत नहीं है,
तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 5 + 5 10 जूल विल बी योर आंसर। तो क्या कहीं 10 जूल है? यस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट है। तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, उसमें सिंपली क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे और एरिया के निकालने के बाद वही एरिया फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में हमें वर्क देता है। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको यहां पर बताता हूं। एक अच्छा क्वेश्चन है और हम ये बोल सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 5, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, हमें मास ऑफ द ब्लॉक है, दैट मास ऑफ द ब्लॉक इज इक्विवेलेंट टू 10 kg, राइट। मास ऑफ द ब्लॉक इज 10 kg, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट जो है R1 इज इक्वल टू 2 मीटर। मुझे बताइए इस 2 मीटर का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो है 2i कैप, ये जो है 2j कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर नहीं पता है ये चीज तो याद रखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व होगा। तो बार बार मैंने बोला है कि फिजिक्स हमें एवं आएगी नहीं, ऐसे आनी नहीं है। आनी कब है? हमें इस पर ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। सवाल किस तरह का पैटर्न बनेगा उसको जब करेंगे तभी आएगा। बस हमारा कॉन्सेप्ट काम करना चाहिए। तो R1 इज इक्वल टू आई कैप, तो हमारे पास जो पोजीशन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजीशन दिस टू दिस, R2 जो हमें दिया गया है वो R2 है 4 मीटर 6 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4i कैप 6j कैप। तो ऐसे लिखेंगे। ये पोजीशन वेक्टर चेंज है, पोजीशन वेक्टर बाय द फोर्स, और हमारा जो फोर्स है वो फोर्स कितना है? दैट इज 4i माइनस 2j, 4i माइनस 2j, ये हमारा फोर्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब अगर हमें वर्क डन निकालना है और पोजीशन चेंज हो रही है फ्रॉम R1 टू R2, क्या करते थे हम उसमें? शाबाश, हम डिफरेंस निकालते थे R2 माइनस R1। तो अगर हम R2 माइनस R1 निकालें तो R2 माइनस R1 अगर आप निकालने बैठे तो बताओ R2 माइनस R1 क्या आएगा? R2 माइनस R1 आएगा, जो हमारे पास R2 है वो है 4 और R1 क्या है 2, तो यहां बचा 2i कैप, और 6 में से 2 गया तो ये बचेगा 4j कैप। अब देखिए R2 माइनस R1, 4 में से 2 गया तो 2i कैप, 6 में से 2 गया तो 4i कैप, ऐसे करके आ जाएगा। तो अब फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और वर्क डन निकालते हैं। अरे बाबा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास R2 माइनस R1 ये R है, तो इन दोनों का जो W इज इक्वल तो 4i कैप माइनस 2j कैप, इसका मल्टीप्लाई जो है R से, और R हमारा है 2i कैप प्लस 4j कैप। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें वर्क देगा। आ जाओ, 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8i इंटू आई, तो गया 2 माइनस 4 2 8 j, तो ये गया, तो इसका मतलब वर्क डन हमारा 0 निकल गया। तो इस केस में हमारे पास जो वर्क डन है वो 0 है। तो आपका पार्ट बी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, जो हमारे पास बी पार्ट है वो आपका सही रहेगा, वो हमारे पास 0 आ जाएगा, राइट। आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको जो है बिल्कुल एक अच्छा सवाल है। क्या बोलता है? एन इंजन एक्सर्ट्स ए फोर्स, एक इंजन हमारे पास है वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और वो जो फोर्स है दैट F जो है, इंजन जो एक्सर्ट कर रहा है फोर्स F इज इक्वल शाबाश 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ये ऐसे हमारे पास एक फोर्स दिया हुआ, एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी। ओ, वेलोसिटी दिया गया है, मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 4i कैप माइनस 2j कैप, और साथ साथ में प्लस 2k कैप, ये हमारे पास वेलोसिटी का चेंज है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है,
द पावर ऑफ द इंजन इज, देखिए जिस टाइम आपने ये वर्कशीट लिया था मैंने आपको बार बार बोला है कि आप अपना टाइम ले लो, क्योंकि कुछ फार्मूला है जो थोड़ी देर बाद आ गई पावर वाले सेक्शन में। पावर वाले सेक्शन में जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, जो फार्मूलाज आई पावर, तो ये जो है फोर्स और वेलोसिटी दिया गया है, हमें पावर बताना है। और मैं तो शर्मिंदा हो गया, ये क्वेश्चन भी अगर किसी को नहीं आया होगा, पावर किसके बराबर है? शाबाश, पावर जो है, पावर होता है F डॉट वी। चलो अब याद आया सर, तब तक तो हम सोए थे। F डॉट वी जो हमारे पास पावर आया F डॉट वी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, राइट। तो इंटू कर दिए, शाबाश, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, चलिए बढ़िया, 10 इंटू 4 दैट मीन्स 40, i इंटू i1 प्लस या माइनस, माइनस 2 2 जा 4, तो 4 आएगा, माइनस, शाबाश, 5 इंटू 2 दैट मीन्स 10, दैट मीन्स ये मिलेगा 40, माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस 14, दैट मीन्स ये बनेगा हमारे पास 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 3 में से तो 1 गया, तो ये बनेगा हमारे पास 26। जो हमारे पास पावर है ये वाट है। अगर कोई आंसर है 26 के रेस्पेक्ट में, ये ऑप्शन नंबर ए ही है हमारे पास जो फोर्स का जो है, ठीक है। तो सिंपली जब हमें फोर्स दिया गया हो, साथ में वेलोसिटी दी गई हो, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी जो है वो हमारा पावर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इतने क्वेश्चन तो नहीं थे, और आप लोगों की तो माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों ने सेंड भी किया है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया है, एक बार शर्मिंदा हो जाओ, एक बार आईने के सामने जाओ, शीशे के सामने जाओ, और वहां पर शीशे को बोलो मैं ही ऐसा क्यों हूं। ये बार बार मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो ये 26 वाट हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ वन मोर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान से देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मेरे ख्याल से बहुत इजी सवाल है। Now the question number 7 is, if mass of 4 kg is displaced, तो हमारे पास जो मास है m जो है वो है हमारे पास 4 kg, मास जो है हमारे पास 4 kg का मास है। इन सच पोजीशन चेंजेस विथ टाइम, और पोजीशन टाइम इक्वेशन है, और x जो है वो है हमारे पास t³/3, ये हमारे पास है t³/3, ऐसा करके, शाबाश, t³/3, देन वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो आपको बताना है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। आप देखिए, अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बार बार बोला है कि वर्क डन के तरीके कितने हैं, कैसे देख के पता चलेगा कि हमें वर्क डन किस फार्मूला से निकालना है। याद करिए उस बात को, याद करिए उस बात को। ये नजर जो है, आपकी नजर बिल्कुल हर किसी क्वेश्चन पर होनी चाहिए, और उसको देखते रहना है, नजर के सामने होना चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन में कौन सी फार्मूला लगानी है, ठीक है। तो हम बार बार आपको नजर कहां होती है, तो आप फिजिक्स को बोले तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, तो नजारे हम क्या देखें, फिजिक्स की ओर नजर रखिए, बाकी नजारे फिलहाल बंद करिए जब तक आप कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में करोगे। अब मुझे बताइए, अगर हमारे पास x वर्सेस t³ है, पोजीशन टाइम इक्वेशन है, पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वर्क डन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वेलोसिटी, एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। याद करिए, बार बार मैंने बोला है, 1000 बार बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी होगी। तो मेरे ख्याल से अगर हम dx/dt निकालें, यहां dx/dt, और वही हमारी वेलोसिटी हो जाती है। चलिए इसका अगर करेंगे, ये बनेगा 3t²/3, इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ये लो गया तो बचा क्या, t²। और जब वेलोसिटी हमें निकाली, जब हमने इसकी वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी के बाद याद करने वाली बात यह है, फिर से बोल रहा हूं, फिर न बोलना हमें खबर न थी, याद करने वाली बात यह है कि जब पोजीशन टाइम इक्वेशन दी गई हो, क्या बोला मैंने,
पोजीशन टाइम इक्वेशन दी गई हो तो पहले हम डिफरेंशिएशन करके उसकी वेलोसिटी को निकालेंगे, वेलोसिटी के बाद उसकी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, और इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी निकालने के बाद वी विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ द वर्क डन। लेट्स हैव अ लुक कि हम इसको कैसे करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी पर टाइम कितना होगा, t होगा 0, तो t को 0 कर दो तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। और फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी के लिए टाइम वहीं से कोट किया है इसने, t इज इक्वल टू 4, बोलो हाँ कि ना, इज इक्वल टू v, तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा t raised to power 4, that means 4 का स्क्वायर, it will become 16, and after that when you have the initial velocity and final velocity you will apply the work energy theorem. Remember, apply the work energy theorem, और जब अप्लाई करोगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे निकालो तो ये बनेगा 1/2, m तो दिया गया है 4, शाबाश, और v स्क्वायर that means 16 का स्क्वायर, that means 256 minus 0, 2 गया, 2 2 जा 4, आंसर 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, that means 11, ऐसे करके 2 2 जा 4 and that means 5, I think 512 जूल। अगर कोई आंसर है तो बता दीजिएगा जरूर। 512 जूल, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी ऑप्शन इज योर करेक्ट। रिमेंबर वंस अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस कॉन्सेप्ट को बार बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं क्या बोल रहा हूं, कब वर्क डन निकालेंगे, कब वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी, कब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकलेगा, कब हमारे पास ग्राफ से वर्क डन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हो, अगर पोजीशन टाइम इक्वेशन हो, कब डायरेक्ट निकलेगा, कब इंटीग्रेशन करनी है, कब डिफरेंशिएशन करनी है, कब वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, तो यहां से हमें एक अच्छी सीख मिलती है। इसको कोट करिए, हम एक अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ध्यान से देखिए। So dear students, one more important question, not important but वो में से एक बहुत इजी क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर 8 अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, इफ a stone is thrown up in air, its potential energy is more at, potential energy with respect to position होती है। अगर एक स्टोन हम फेंकेंगे, चलो पहले मैं चाय खत्म करता हूं फिर इस प्याले को ही फेंकते हैं। अगर इस कप को हम ऊपर फेंकेंगे, वो ऊपर फेंकने से व्हाट विल हैपन टू दैट, तो ऊपर जब हम फेंकेंगे तो धीरे धीरे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, द काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। दैट मीन्स जितना हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये जो हम थ्रो करेंगे ऊपर की ओर, धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो if a stone is thrown up in air, its potential energy is more at height above the ground, तो that means height का ही जो है with respect to height mgh होता है, जितनी जितनी हाइट हो जाएगी, लेकिन जब हम इसको थ्रो करेंगे तो इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये बोलता है ग्राउंड नो, इक्वल एट बोथ नो, तो दैट मीन्स हाइट अबव द ग्राउंड, जितनी इसकी हाइट हो जाएगी उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। और साथ साथ में अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखोगे, if a balloon is rising up, देखिए there is a difference in the previous question which we have discussed, and that is basically a stone is thrown, but ball, ये जो balloon है, balloon is rising up. So when balloon is rising up, that means it is kinetic energy increases. In the previous case, the kinetic energy is decreasing, but when balloon is rising up, that means it is kinetic energy is increasing. So that means the potential energy is more at, तो more जो है इसकी जो है equal at both ground and above the ground. No, ऐसा नहीं हो सकता। Ground, height above the ground, a balloon is rising up, it is kinetic energy increases but potential energy decreases. Why so?
बिकॉज कंजर्वेशन को फॉलो होना चाहिए। तो whenever in the previous case potential energy was increasing but kinetic energy was decreasing, but in this case the kinetic energy is increasing, that means definitely its potential energy should decrease so that it will follow the law of conservation of energy. Are you getting my point? तो आप इन दोनों को नोट करिए कौन कौन सा इसका आएगा, तो हम उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट मींस if the velocity, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, if the velocity of a body is increased by 3% then approximate percentage change in kinetic energy is. तो approximate percentage change in kinetic energy and you know that the kinetic energy is 1/2 mv square. मैंने आपको बोला है ये जो हम परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं, लेकिन आपको अगर याद होगा मैंने बोला था जब चेंज जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर चेंज जो बिलो 5% होगा तब हम एक फार्मूला लगाते हैं। वो फार्मूला क्या है? अगर हम इसको लिखेंगे 1/2 m, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं, तो ये रहेगा 2 डेल्टा v by v। तो इसका मतलब है 2 डेल्टा v by v। अब मैंने एरर, अगर आपको याद होगा एरर के केस में हम फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते थे, डेल्टा v by v, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम द परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी। सो परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी इज 3%, दैट मींस 2 into 3%, द आंसर विल बी 6%। ये मैंने आपको क्लासरूम के लेक्चर्स में भी समझाया है। रिमेंबर दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालते थे वो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए, लेकिन जब चेंज बिलो 5% होगा तब हमारे पास ये फार्मूला काम कर जाती है। अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपकी मेहनत भी काम कर जाएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दिस सेशन। जितने भी आप मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं, 10 क्वेश्चंस दिखाएंगे, आप इनको कॉपी पे नोट करिए, लेकिन प्रैक्टिस बार बार करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।